बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 28 अप्रैल है और आज चौथा दिन है कि मुसलसल 4 दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। अभी तक जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तफसीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक कोई भारी तोपखाने का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ये स्कर्मिशेस, ये एक्सचेंज ऑफ फायर, ये मुसलसल 4 दिन से जारी है। इस वीडियो में ज़रा जायज़ा लेंगे और मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा कि जो पाकिस्तान के सफारतकार हैं उनकी असेसमेंट क्या है, और वो असेसमेंट नहायत ख़तरनाक है इंडिया और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी के हवाले से। और मैं जिन सफारतकारों की बात कर रहा हूँ वो गुज़श्ता 10 से 15 साल में मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में रहते हुए इंडिया के साथ बराह रास्त पाकिस्तान के तरफ से डील करते रहे हैं। वो इंडियन माइंड सेट को जानते हैं। वो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत और उसके 3 अदवार हैं, उन्होंने किस तरीके से मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ मुख्तलिफ़ अदवार में रखी, उसको बखूबी उससे आगाह हैं, उससे वाकिफ़ हैं। और उनकी जो असेसमेंट है इस हालिया कशीदगी के हवाले से, वो असेसमेंट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जारी है, फिर इंडियन सर्विलेंस ड्रोन्स जो हैं उनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो मुसलसल महवे परवाज़ हैं, और उनमें से चंद एक को सोशल मीडिया की अनवेरीफाइड और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉट डाउन भी किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त तक कन्फर्म सामने आ रही हैं, एक तो हैवी मूवमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, और सरहद के करीब ख़ास तौर पर मूवमेंट देखी गई है, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि इंडिया की साइड के ऊपर भी। और अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि जो INS विक्रांत है, इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको 23 अप्रैल को अरेबियन सी में, बहरे अरब में उस मकाम पर डिप्लॉय किया गया था जो कि पाकिस्तानी पानियों के बिल्कुल नज़दीक मकाम जो है वो तस्वुर होता है। और अब उसके हवाले से ये रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की जो नेवी है उसने इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रांत, उसको पीछे धकेल दिया है, धकेलने पर मजबूर कर दिया है। और इस वक्त ज़ाहिर है कि जो मोड है वो क्या हो सकता है, किस तरीक़ाकार के तहत इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मुमकिन तौर पर कोई हमला कर सकता है, क्या उसके लिए जो नेवल मूवमेंट है उसका कहीं इशारा ये है कि पाकिस्तान के कुछ साहिली शहर हैं वहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। इस हवाले से असेसमेंट ज़ाहिर है कि ये है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एस्केलेशन होगी तो बर्री, बहरी और फ़िज़ाई तीनों मामलात जो हैं और तीनों फोर्सेस वो अपनी अपनी पेशबंदी करेंगी, क्योंकि अगर ये मामला एक मरतबा छिड़ गया तो उसके बाद रिएक्शन जो है वो किसी भी तरफ से आ सकता है। वो ज़मीनी रास्ते से आ सकता है, वो पानियों के ज़रिए आ सकता है, वो फ़िज़ाई रास्तों से आ सकता है। तो फिर तमाम फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। एंड बिफोर आई कम टू दी असेसमेंट के जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की असेसमेंट, दफ्तर ख़ारजा में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ ओहदों पर गुज़श्ता 10-15 सालों में काम करने वाले कम से कम 5 ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। उनमें से कुछ हैं जो इस वक्त भी सर्विस में मौजूद हैं, लेकिन कुछ हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन वो माजी में बड़ी अहम पोजीशंस पर बराह रास्त इंडिया के साथ डील करते रहे हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को, इंडियन हुकूमत को, इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको, उससे बखूबी आगाह हैं। और इस वक्त जो इंडिया में प्रेशर्स डेवलप हो चुके हैं मोदी सरकार पर, उससे भी बड़े वाकिफ़ हैं। और उन्होंने जो असेसमेंट दी है वो बड़ी हैरानकुन भी है और ख़तरनाक भी है। उस पर आने से पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, एक तो अमरीकी महकमा ख़ारजा उसने पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन के हवाले से बयान जारी किया, और फिर जो चीन है पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क, उसने इंडिया को गुरेज़ करने का और गुरेज़ का मुजाहरा करने का जो है वो कहा है, अर्ज किया है। साथ में मैं आपके सामने कुछ ऐसी तफसील भी रखूँगा जो बहुत ही हालिया तारीख़ के साथ जुड़ी हुई है, और एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स के ये लाइकली है कि पाकिस्तान के ऊपर, हाईली लाइकली है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया बराह रास्त अटैक करेगा। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि उसकी मोड क्या होगी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़, इट्स व्हेन एंड एट व्हाट स्केल, कि कब करेगा और उसका स्केल क्या होगा। उस पर आने से पहले मैं आपके सामने क्विकली जो है वो अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान और चाइनीज़ जो मिनिस्ट्री है उसका बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जो अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत को मौजूदा सूरत हाल में ज़िम्मेदाराना हल की तरफ जाने का मशवरा दिया है। बरतानवी ख़बर रसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान और भारत मामले के हल के लिए एक ज़िम्मेदाराना
रवैया अपनाएं और ज़िम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है, बड़ा क्लोजली अमेरिका जो है वो इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और दोनों ममालिक की हुकूमतों के साथ राब्ते जो हैं वो मुख्तलिफ़ सतहों पर मौजूद है, मुख्तलिफ़ सतह पर राब्ते में है और पाकिस्तान को और इंडिया को तरकीब दी गई है अमेरिका की तरफ से कि वो ज़रा ज़िम्मेदारी का और तहम्मुल का मुजाहरा करें। उसके बाद जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री है उसने जो चाइना इट हैज़ अर्ज्ड इंडिया पाकिस्तान टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट आफ्टर पहलगाम अटैक। ये जो पहलगाम हमला है उसके बाद से चीन ने मंडे को यानी कि आज ही के दिन ये कहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि 4 दिन से मुसलसल स्कर्मिशेस जारी हैं पहलगाम हमले के बाद, तो उसके हवाले से चीन ने भी बयान जारी किया है और ये कहा है कि चाइना होप्स दैट द टू साइड्स विल एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, meet each other halfway, properly handle relevant differences through dialogue and consultation and jointly maintain regional peace and stability, Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said। अब ये जो मिडवे हाफवे की बात की है ये इंटरेस्टिंगली ज़ाहिर है कि ये लफ्ज़ी मतलब अगर इसका देखा जाए तो वो ज़ाहिर है कि आप अपने अपने एक्सट्रीम्स के ऊपर बैठकर बात ना करें, बल्कि ज़रा कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन ये ज़रा हिंट बैक भी करता है जब इंडिया के और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2020 में मामलात बिगड़ना शुरू हुए मई में और फिर इवेंचुअली वो पीक पर गए, तो फिर जो मीटिंग्स हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होती थी चाइनीज़ साइड के ऊपर के आधा रास्ता तय करके चीनी कमांडर्स जो हैं वो वहाँ पर आते थे और फिर इंडियन कमांडर्स जो हैं वो वहाँ पर जाकर उधर बैठकर उसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद होती थी कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला है यहाँ पर अमन कैसे कायम किया जाए। अच्छा, अब ज़रा मैं आपके सामने असेसमेंट रख देता हूँ जो बड़ी ख़तरनाक है। सबसे पहले तो जो हमारे सफ़ीर हैं, सफारतकार हैं जो माजी में इंडिया के साथ बराह रास्त डील करते रहे हैं, एक तो ये कि उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी या उनकी जो राय है वो ये है कि तकरीबन 99% इस वक्त इम्कान मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इफ़ इंडिया विल अटैक पाकिस्तान और नॉट, इन देयर असेसमेंट कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन सवाल ये है कि कब करेगा और उसका स्केल क्या होगा, क्या उसकी नौयत होगी। इसके हवाले से राय जो है वो थोड़ी सी मुनक़सिम है। सबसे पहले तो तकरीबन 90% इनके मुताबिक इम्कान ये है कि ये हमला बराह रास्त होगा, डायरेक्ट अटैक होगा इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान पर किया जाएगा, और 10% इम्कान ये है कि वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये अटैक जो है वो कैरी आउट करेगा। अब इंडियन प्रॉक्सीज़ ऑब्वियसली जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, टीटीपी है, उसके बाद BLA BRA जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, इनके पीछे भी इंडिया है। इंडिया इनको ट्रेनिंग फ़राहम करता है, इंडिया इनको असलहा फ़राहम करता है, इंडिया इनको पैसे फ़राहम करता है, तो इनके ज़रिए अटैक होगा। लेकिन इसका इम्कान नहायत महदूद है, नहायत कम है। और उसकी जब मैंने वजह पूछी इनसे तो उन्होंने कहा कि देखें इट इज़ अगर इंडिया ये करता है कि तो माजी में भी करता रहा है, वो एक ऐसी ट्रॉफ़ी नहीं होगी कि जिसको उठाकर सीना तान के नरेंद्र मोदी जो है वो ये कहे कि मैंने ये किया है। उसका क्रेडिट नहीं ले सकता इंडिया, क्योंकि अगर उसका एक क्रेडिट लेता है या उसके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है या अब उसकी सीरीज़ शुरू हो जाती है, तो लामहला पूरी दुनिया में इंडिया के हवाले से ये तासुर गहरा हो जाएगा कि वाकई पहलगाम अटैक हुआ और पहलगाम अटैक के बाद इंडियन प्रॉक्सीज़ हरकत में आई हैं और इंडिया ही जो कि इंडिया डिनाई करता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लोग ऐसे महरूमी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो इस वजह से इसका इम्कान नहायत कम है कि इंडिया इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अटैक करेगा। अटैक के हवाले से जो भी बात चल रही है वो यही चल रही है कि वो बराह रास्त होगा। फिर जब मैंने उनसे मज़ीद सवालात किए तो जो हमारे सफारतकार हैं उनके असेसमेंट ये है कि 90% इम्कान है कि जहाँ हमला करेगा इंडिया, जिस भी मुकाम पर करता है, चाहे वो दरख्तों के ऊपर, आपको याद है कि बालाकोट में जो हमला हुआ था उसमें चीड़ के दरख्त जो हैं वो और कव्वे मारे गए थे और इंडिया ने क्लेम ये किया था कि 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग जो हैं वो इसमें हमने मार दिए हैं। और फिर इंडियन मीडिया ने जाली किस्म की ऑडियोज़ भी उसके हवाले से जारी की थी और इंडिया ने क्लेम ये किया था
कि ये लश्कर तैयबा का या जमात-उद-दावा का, तो अभी भी इंडिया जो भी अटैक अगर करता है तो असेसमेंट यही है कि उसको फिर ये करार दिया जाएगा कि ये जमात-उद-दावा का या लश्कर तैयबा का जो है वो कि कोई हाइड आउट थी, कोई ट्रेनिंग कैंप था, या उनका कोई लोकल लेवल के ऊपर उस एरिया के हवाले से कोई हेडक्वार्टर जो है वो था, उसको ट्रेनिंग कैंप जो है वो करार दिया जाएगा। फिर हमारे जो सफारतकार हैं उनके असेसमेंट ये है कि 10% से कम इम्कान है कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ सरहद के ऊपर महदूद रहे, यानी कि जो हम अभी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर या वर्किंग बाउंड्री पर होता देख रहे हैं। बहुत कम इम्कान है इस बात का कि मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद रहेगा, और इस बात का इम्कान भी कम है कि जो मिलिट्री टारगेट है, यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल हैं, उनको जो है उन टारगेट्स को इंडिया की तरफ से इंगेज किया जाएगा। वो ऐसी टारगेट्स के बजाय वो दीगर टारगेट्स जो हैं वो इंगेज करेंगे। आपको ये भी मालूम है कि इंडिया बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये कहता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में घुस कर को बड़े लोग जो हैं उनको हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस की हैं, जिनके बारे में उनका ये इल्ज़ाम है कि वो माजी में मुख्तलिफ़ वाक़यात में इंडिया में कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं या उसको सपोर्ट करने वाले रहे हैं। ऐसे वाक़यात जेलम में, रावलपिंडी में और मुख्तलिफ़ जगहों पर, कश्मीर में भी जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने ये किया है। फिर उनकी जो है वो असेसमेंट ये है कि बहुत ही कम इम्कान है कि इंडिया जो है वो अगर क्रॉस ओवर करता है बॉर्डर को, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस ओवर करता है, चाहे वो वर्किंग बाउंड्री के रास्ते आता है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते आता है, अगर वो आने में कामयाब हो जाता है, इन दैट केस जो मिलिट्री टारगेट है उसको इंगेज शायद ना किया जाए इंडिया की तरफ से, और मुठभेड़ से गुरेज किया जाएगा इंडिया की तरफ से, कि उससे फिर एस्केलेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ड्रोन हमले के हवाले से उसका इम्कान कम जो है वो हमारे सफारतकारों के असेसमेंट है कि वो कम है। अब इसके हवाले से मैंने उनसे वजूहात पूछी कि ठीक है कि आप ये सोचते हैं, आपको लगता ही है कि इंडिया ये सब कुछ करेगा, तो इसके लिए आपके जहन में क्या रीज़न्स हैं वाई इंडिया वुड डू इट। तो उसके ऊपर उन्होंने जो अपनी असेसमेंट जो है वो सामने रखी, उसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ जो मैं आगाज़ में कह रहा था कि ये ख़तरनाक असेसमेंट है, उसकी वजह ये है कि बाकी तो ज़ाहिर है कि राय थोड़ा बहुत चंद यानी कि परसेंट का मार्जिन जो है वो किसी बड़े इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट को दिया जा रहा, करार दिया जा रहा है कि शायद इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इंडिया की तरफ से कोई हमला ना हो। लेकिन जो हमले करने की बात है कि उसका ज़्यादा इम्कान मौजूद है, उसमें उनकी असेसमेंट ये है कि ये तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है या पाकिस्तान के हाथ में है कि वॉर जो है वो इनिशिएट कर दी जाए। जंग का आगाज़ जो है वो आपके हाथ में होता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान बीइंग अ पोटेंट मिलिट्री, ये फिर तयशुदा बात है कि इसका इख्तिताम किसके हाथ में है ये नहीं मालूम। यानी एक मरतबा ये शुरू होता है तो आप शुरू तो उसको अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसका ख़ात्मा, कि उसका अंजाम क्या होगा, वो ख़त्म कहाँ होगी, किस नहज के ऊपर आकर डिप्लोमेसी शुरू हो जाएगी, किस नहज के ऊपर आकर दोनों फरीक जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे या समझेंगे कि यहाँ से आगे इसको एस्केलेट नहीं करना, इससे आगे नहीं लेकर जाना। तो ये असेसमेंट है हमारे सफारतकारों की कि वंस इट इज़ स्टार्टेड तो फिर ज़ाहिर है कि टिट फॉर टैट वाला मामला है, अदले का बदला, उनकी तरफ से कुछ किया जाता है तो फिर जवाब में हमारी तरफ से ये मुमकिन ही नहीं है कि फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना किया जाए। तो दोनों तरफ से इसको आगाज़ का जो इंडिया की तरफ से गुरेज़ अगर होगा वो सिर्फ इसी बुनियाद पर होगा कि वो अपनी पूरी कैलकुलेशंस करेगा कि फिर इसका इख्तिताम कहाँ होगा और उसके फिर नुकसानात क्या होंगे। खैर, इसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि अगर इंडिया ये सब कुछ करता है डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि एक बहुत बड़ी आर्मी है इंडिया की, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, उनके पास राफेल तैयार हैं, उनके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उस पर अलहदा से बात करेंगे। तो जो वजूहात जिनके बारे में मैंने हमारे सफारतकारों से पूछा कि आखिर आपको क्यों लगता है कि ऐसा इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, तो सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म है और तकरीबन ये बात हतमी है कि इसके बाद नरेंद्र मोदी विल नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगेन। और तीसरा टर्म का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी आखिरी टर्म में अब अपनी जो है वो एक लेगेसी वो क्रिएट करना चाहेगा और वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको एक बुज़दिल
वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखा जाए कि जिस वक्त इंडिया में ये चीखो पुकार है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए, तो फिर उसने वो नहीं किया। तो वो कभी भी किसी एक स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर इस वक्त एक बहुत ज़्यादा प्रेशर मौजूद है और उस प्रेशर की वजूहात है। वो हमारे सफारतकार कहते हैं कि अगर आप उसकी जो इलेक्शन कैंपेन थी ये थर्ड टर्म की, उसको ज़रा क्लोजली मॉनिटर करें तो बहुत सारे मौके के ऊपर उसने अपने जलसों में ये बात की है कि जिस वक्त 2019 फरवरी 2019 में, क्योंकि इंडिया में जो पाकिस्तान का मामला है वो एक पॉइंट ऑफ इलेक्शनरिंग होता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, उसको इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया जाता है। तो असेसमेंट ये है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान तकरीरों में ये कह चुका है कि 2019 में अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो फिर हमारा रिस्पांस क्या होता और हम कितना बड़ा नुकसान कर देते। आपको मालूम है ना कि वो जो उन्होंने Su-30 भेजा था और फिर क्या हुआ अभिनंदन के साथ, और फिर अभिनंदन को किस तरीके से सूट पहनाकर डॉक्टर फरीहा बुगटी जो डायरेक्टर इंडिया थी फॉरेन ऑफिस में, उनको उन्होंने एस्कॉर्ट किया और किस किस्म के उसके इमेजेस पूरी दुनिया ने देखे जो वाघा बॉर्डर पे जो कुछ हुआ। तो वो हजीमत, वो जो रुसवाई, जो ज़िल्लत इंडिया के हाथ में आई कि एक तो वो इंडिया जो अपनी सर्जिकल स्ट्राइक है जो उन्होंने की पाकिस्तान में बालाकोट में, उसके किसी डैमेज को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, उसकी फुटेजेस, उसका कोई सबूत सामने नहीं रख सका। उन्होंने कहा तो सही कि हमने को 300 बंदा मार दिया, 500 बंदा मार दिया, 800 बंदा मार दिया, लेकिन किसी ने उसका जनाजा नहीं देखा, किसी ने वो बिल्डिंग तबाहशुदा नहीं देखी, उसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी, उसके कोई सैटेलाइट इमेजेस मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान वहाँ पर सहाफ़ियों को लेकर गया था, इंटरनेशनल मीडिया को लेकर गया था। तो वो जो है सारा मामला। फिर दूसरा जो इंडिया है उसका तैयारा भी तबाह होते देखा गया, पैराशूट पे उनको आज़ाद कश्मीर में गिरते हुए भी देखा गया, फिर ठुकाई होते भी देखी गई, अभिनंदन की वीडियोस भी आई, फिर उसकी चाय पीने की वीडियो भी आई। तो एक हजीमत जो है वो उसको उठानी पड़ी थी। तो अब एक बदले की आग उस वक्त से उसमें जलता हुआ नरेंद्र मोदी और इंडिया, वो इस वक्त दे आर क्रेविंग कि कोई चीज़ जो है वो की जाए। फिर तीसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि इस तमाम वक्त के दौरान जो सबसे अहम एलिमेंट है कि नरेंद्र मोदी, ये इम्कान ज़्यादा इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई या हमला जो है वो करना पड़ेगा इंडिया को, और वो करेगा। वो फिर कितना रहता है ये एक अलग सवाल है कि चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2020 का एस्केलेशन है, जो 4-5 मई को जिसका आगाज़ हुआ, पहले हाथापाई जो है वो होती रही चीनी और इंडियन फोर्सेस के दरमियान, और फिर 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो गलवान की खूनी रात थी, जिसपे कर्नल संतोष बाबू और 20 इंडियन फौजी मारे गए और 4 चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वो उसमें मारे गए। वो जो खूनी रात है गलवान की, वो जो इंसिडेंट है, उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाला जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के दरमियान, वो एक इतनी बड़ी रुसवाई, इतनी बड़ी शर्मिंदगी और इतनी बड़ी ज़िल्लत है, क्योंकि वही इंडियन मीडिया वो इसी तरीके से जंगजुआना बयानात, जिंगोइज़म और वो सब कुछ करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम पड़ गया सरेंडर मोदी, और वो कुछ नहीं कर पाया। वो बेबस था चाइना के सामने, और उसको अंदाज़ा था कि अगर चीन के साथ वो उस किस्म का उसका बदला लेने की कोशिश करता है, वो उस किस्म का अटैक करता है, 20 चीनी सोल्जर जो है वो टिट फॉर टैट में मार देता है, तो फिर उसके नताइज भयानक हो सकते हैं इंडिया के लिए। लेकिन उससे पूरा तासुर बना के एक ताकतवर हरीफ के सामने भीगी बिल्ली बनकर भारतीय फ़ौज और भारतीय हुक्मरान बैठ गए, और वो जो हजीमत और शर्मिंदगी, उसमें एक मकाम ऐसा भी आया था कि एक बाकायदा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसकी तफसीलात मैं दोबारा आपके सामने रखूँगा। अभी ज़रा मैं क्विकली बता दूँ कि एक ऐसा मौका भी आया था कि चाइना जो है वो इंडियन सोल्जर्स को मार भी रहा था, उनको जलील और रुसवा भी कर रहा था, उनको भारी नुकसानात भी उठाने पड़ रहे थे, और फिर उनको तड़पाने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आगाज़ किया गया था चाइना की तरफ से। और वो जो नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए गए थे, यानी एक मौका ऐसा था कि वादिये गलवान में पेंगोंग सो जो लेक है उस मकाम के ऊपर और मुख्तलिफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर इंडियन और चाइनीज़ आर्मी की मिरर डिप्लॉयमेंट थी, वहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर्स लाद कर चीनी फ़ौज की तरफ से लाए गए थे, और वहाँ पर सरहद के ऊपर दुखी गाने
यानी इंडियन सोल्जर्स के लिए पंजाबी सॉन्ग्स, जो दुखी सॉन्ग्स हैं, वो चलाए जाते थे चाइनीज़ अपनी साइड के ऊपर। आप कभी सर्च करें तो आपको इसकी इमेजेस नज़र आएंगे कि बड़े बड़े ट्रक जिनके ऊपर जिस तरीके से मिसाइल रख कर ले जाए जाते हैं या पूरा टैंक रख के ले जाया जाता है, तो उस टैंक जितने बड़े साइज़ के लाउड स्पीकर्स थे जिनको सरहद पर ले जाकर संदेशे आते हैं, और वो मुख्तलिफ़ गाने, पंजाबी सॉन्ग्स जिसमें घर की याद के जो है वो नगमे चलाए जाते थे कि जो इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उनको घर की याद सताए, उनको तंग करने के लिए इस किस्म के नफ्सियाती हरबे जो है वो इस्तेमाल किए गए, जिसे हल्की आंच पर भुनाई कहते हैं। तो वो जो हजीमत है, वो ज़िल्लत और रुसवाई है, वो उस बदले की आग में भी जलता हुआ मोदी है, और शायद उसको ये लगता है कि पाकिस्तान चाइना के मुकाबले में उनके लिए एक निस्बतन एक कमज़ोर हरीफ है, लिहाजा हमने ये करना है। हालांकि जो जंग के ऑड्स हैं और जो इसके डायनामिक्स हैं, उसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो अक्सर मिस कैलकुलेशंस में तब्दील हो जाती हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो में इट्स द टेक्टिकल एंड टेक्निकल एज जिसकी बात की जाए, और फिर ज़ाहिर है कि इंडिया के हवाले से इंडिया की लाइबिलिटीज़ या इंडिया के नुकसान होने के हवाले से भी एक ज़्यादा वो मौजूद है कि पाकिस्तान का जो नुकसान होगा उससे कहीं ज़्यादा इंडिया का नुकसान होगा अगर जंग छिड़ जाती है। इस हवाले से ज़ाहिर है कि सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन इस वक्त असेसमेंट यही है कि इंडिया करेगा, और जो कुछ होना है वो 10 दिन के स्पैन के अंदर होगा, इस दौरान होगा। और अगर नरेंद्र मोदी, जो 1% चांस है कि नहीं ऐसा करेगा और कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो इसमें काम में आ जाएगा, तो इसका साइकोलॉजिकली एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। इसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को पे करनी पड़ेगी। देखते हैं ये सिचुएशन मज़ीद कैसे अनफोल्ड होती है, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।